गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री को काफी अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया था। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड ही एक और चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड एक और चैप्टर है एनसीईआरटी में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। चैप्टर का जो नाम है वो है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिए, अब इसका एप्लीकेशन भी पढ़ लेते हैं, ना। ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसका एप्लीकेशन भी पढ़ लेते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर कुछ और बुक में इस चैप्टर का नाम क्या रहता है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम दिया कुछ और बुक में, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसको हम लोग कंटिन्यू ही खत्म कर लेते हैं। कंटिन्यू खत्म करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट यूज टू में आया हुआ है, ना। साइन थीटा टैन थीटा सब कुछ हम लोग जान रहे हैं एकदम। और अगर उसका डायरेक्ट हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ना। इसीलिए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस बोलो या फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलो। तो बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में काफी बेसिस कर लिया, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो काफी कर लिए कि साइन थीटा कैसे निकलेगा, टैन थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा कैसे निकलेगा, वो सब निकाल लिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को भी प्रूव कर लिए। तो जितना भी सारा थ्योरेटिकल अप्रोच था हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब जो रियल लाइफ में हमको यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कैसे यूज आता है वो हमें बताएगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज बताएगा बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री क्या बताएगा, यूज। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत सारे क्राइटेरिया में, बहुत सारे फील्ड में यूज होता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं बच्चों कि सन का डिस्टेंस इतना है, मार्स का डिस्टेंस इतना है, सैटर्न का डिस्टेंस इतना है। तो क्या हम उसको रियल में कैलकुलेट करने जाते हैं? नहीं ना, रियल में कैलकुलेट हो भी नहीं सकता। सन के पास कौन जाएगा? सन के पास तो बहुत दूर के रेडियस तक नहीं, इतना गर्मी रहता है, इतना मतलब डिग्री सेल्सियस रहता है कि जाना इम्पॉसिबल है। फिर भी हम लोग अर्थ से और सन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये सब किसके वजह से हुआ? तो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प किया बच्चों। ये सब जो हुआ है सबसे बड़ा हेल्प इसमें ट्रिग्नोमेट्री का है। या फिर आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज का हाइट पता कर रहे हैं, या फिर कहीं शिप वगैरह पे गए तो लाइट हाउस रहता है ना, लाइट हाउस को देखो तो लाइट हाउस डिटेक्ट करता है, बहुत सारा चीज डिटेक्ट करता है कि शिप से आने वाला चीज को लाइट हाउस डिटेक्ट करता है। या फिर रडार वगैरह रहता है तो बाहर से आने वाला रडार को भी वो चेक करता है। बहुत सारा चीज लाइट हाउस का बेसिकली सी बैंक पे बहुत काम रहता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, उसका एक एंगल रहता है, उस एंगल से वो बहुत सारा दूर तक देख पाता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये कहा जाए कि वो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री पे वो वर्क कर रहा है। लाइट हाउस का हो गया। अच्छा, शिप वगैरह भी एक दूसरे में ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए अपना काम करते हैं। तो ऐसा काम करते हैं बच्चों, हम लोग डायरेक्ट उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही बनाते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनता है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही बनाते कैसे बनता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा 2-3 टर्म जान लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म है ये पहला है लाइन ऑफ साइट। ये सब का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, लिख कर भेज दीजिएगा होमवर्क में, है ना। जो चीज हम लिखवा रहे हैं सबका डेफिनेशन मेंशन कर दीजिएगा होमवर्क में। तो लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब क्या है, तो नाम ही से पता चल रहा है, साइट मतलब देखना, लाइन मतलब तो लाइन ही हो गया। तो जिस लाइन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे इस लाइन से देख रहे हैं, हमारे पास आई यहाँ है और ये हम कोई काइट को देख रहे हैं इस तरह से, है ना। काइट ऐसे बनता है, जो भी है पक्षी, जो भी है, जो भी चीज को देख रहे हैं, चाहे बाकी जो भी है, तो लोग आज से जिस लाइन से देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, है ना बच्चों। लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब क्या हो गया, देखना, और जिस लाइन से देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट आपको पता चल गया। अच्छा, अब एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं, जो अर्थ के पैरेलल हो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जो भी अर्थ के पैरेलल, जैसे अर्थ हमारा नीचे है ना, उसके पैरेलल जो भी लाइन को हम कंसीडर करते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले, है ना, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले, एरो में बनाने की जरूरत नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले, तो देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों, एक एंगल क्रिएट हो रहा है। और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस चैप्टर का है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है बच्चों, अर्थ के पैरेलल जितना भी लाइन है सबको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन,
है ना। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल होगा उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें सारा चीज का डिफिनेशन चाहिए बच्चों, आप सारा का डिफिनेशन लिख करके होमवर्क में सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। सारा चीज का डिफिनेशन बना लीजिएगा। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अगर चलो लिख देते हैं, द एंगल, है ना, बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, is called angle of elevation, is called angle of elevation, ठीक है ना। the angle between line of sight and horizontal line is called angle of elevation, ठीक है। हिंदी में शायद इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, है ना। हिंदी में जैसे बोलते हैं बच्चों उन्नयन कोण, हिंदी पढ़े हुए हमको बहुत काफी दिन हो गया। चलिए ये सब क्लियर बच्चों, है ना। एक चीज और इसमें हम डाल लेते हैं, एक छोटा सा चीज में और हम लोग मेंशन करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी होता है बच्चों। एक हमारा होता है एंगल ऑफ DEPRE, डिप्रेशन, ठीक है। तो इसका भी डिफिनेशन बच्चों यही चीज है, इसका भी डिफिनेशन क्या है बच्चों, यही चीज है। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। बट इसमें और इसमें एक छोटा सा अंतर है। ये जब हम देखते हैं तो समझ लीजिए एज ए कंटेंट कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए जब हम पृथ्वी पर रहकर, मतलब अर्थ पर से इस चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं, है ना। अर्थ पर रह करके जब कोई भी चीज को देखते हैं तो हमारा लाइन ऑफ साइट इस तरह से बनता है ना, नीचे, यानी नीचे से ऊपर देखते हैं। एक सेकंड के लिए हम ये कह दें कि अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट ये बनता है। अगर क्या कब हो, जब कोई आदमी बिल्डिंग पे खड़ा हो, है ना, एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ आदमी और वो खेलते हुए बच्चों को देखे, बिल्डिंग से भी तो खेलते हुए बच्चों को देख सकता है, तो बिल्डिंग से खेलते हुए बच्चों को देखेगा तो उसका लाइन ऑफ साइट तो कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। उसका लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से रहेगा। तो फिर से लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, यहाँ से ड्रॉ कर ली, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक ऐसा डिफिनेशन बच्चों जो दोनों के लिए सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, अलग अलग है। इसका कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन को हम लोग अप से डाउन की तरफ देख रहे हैं और एलिवेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग डाउन से अप की तरफ देख रहे हैं। हालांकि जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों को हम सेम ही कंसीडर करेंगे। सेम कैसे कंसीडर करेंगे वो देखिए। जैसे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम ऐसे मेंशन किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम और बना लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम और बना लिए। तब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में हमेशा पैरेलल होते हैं, ये एकदम ध्यान रखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्या होता है बच्चों, एकदम पैरेलल। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये थीटा बन रहा है। तो अगर यहाँ से देखेंगे, ये बच्चा अगर यहाँ से यहाँ देखेगा तो उसके एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो ये थीटा दोनों बराबर ही ना हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं बस सिंपली कि सर हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन आर ऑलवेज पैरेलल और दिस लाइंस मेक्स एन ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस ट्रांसवर्सल लाइन मेक टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वी आल्सो नो दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यहाँ पर आप ये जान लीजिए, कभी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है डिप्रेशन के। क्या कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, नहीं ना। यानी बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन काउंट करेंगे और नीचे से ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन काउंट करेंगे। कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन से हम अपने हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करते हैं ना। छोटा सा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट को 2 बार रीड करिए, कम से कम 2 टाइम रीड कीजिए। और दूसरा बात है ना, पहला बात तो 2 टाइम रीड कीजिए, क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करना ही करना है। अगर आप क्वेश्चन रीड करने के बाद इसका फिगर बना पाते हैं, अगर आप इसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप फिगर बना लेते हैं तो समझिए कि आप 75% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।
तो एकदम ध्यान रखिए, 2 बार हमें बोलिए कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है ना बच्चों, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। और अगर उसका फिगर बना लेते हैं पार्टिकुलर हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर आप उसका फिगर बना लेते हैं तो समझिए कि 75% क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। अब 25% उसका कैलकुलेशन करना है। अच्छा, तीसरा चीज, कभी भी अगर 2 ट्रायंगल बने, कभी भी आपको क्या बने, फिगर बना रहे हो तो 2 ट्रायंगल बन जाएगा। तो 2 ट्रायंगल बनिए तो पहले स्मॉल ट्रायंगल और उसके बाद बिग ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, बन जाएगा। बस जब 2 फिगर बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। सर बताए थे छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, क्या करना है बच्चों, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, और कोई काम ही नहीं करना। ये इसी फिनोमिना में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा। इसी फिनोमिना में आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस क्या खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या बता दिए बच्चों हम, पहले के क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लिए एकदम अच्छे से, हम 2 बार तो 2 बार रीड कीजिए। उसके बाद फिगर उसका बना दीजिए, 75% कंप्लीट। और अगर गलती से उसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो पहले छोटा ट्रायंगल लीजिए, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व। कैसे देखते हैं, कैसे हुआ ये हम लोग देखते हैं। तो जब क्वेश्चन को 2 बार आप लोग पढ़ लिए होंगे अभी तक, है ना। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। क्या है, टावर स्टैंड वर्टिकली, टावर हमेशा वर्टिकली स्टैंड होगा। टावर, बिल्डिंग और मीनार जो भी वगैरह होगा, हम लोग सब इसको क्या कंसीडर करेंगे, वर्टिकली ही कंसीडर करेंगे। अगर हमें वर्टिकली नहीं भी दिया हो रहा था तो भी हम लोग वर्टिकल कंसीडर करते हैं, यानी कि 90 डिग्री। आज के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा बच्चों, 90 डिग्री। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अच्छा, यहाँ पे height of the tower पूछ रहा है ना, यानी एक टावर कैसे कैसे, तुम ध्यान रखिए। एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक टावर स्टैंड है, ठीक है। इस तरह से हम टावर को बना लिए, ठीक है। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, एक पॉइंट लीजिए जो कि क्या है, किससे 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट कंसीडर करना है, एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे। कहां लेना बच्चों, एक पॉइंट लेना ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट लेना ग्राउंड पे जो क्या हो, 15 मीटर दूरी पे हो। किसके दूरी पे हो, टावर के फुट से। यानी टावर का अगर ये हेड हुआ तो टावर के 1 फुट हुआ, इसके फुट से 15 मीटर का डिस्टेंस हम यहां ले लिए। ये क्या हो गया बच्चों, 15 मीटर का डिस्टेंस हो गया। यही बोला ना, एक पॉइंट लेना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर ये रहा। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड इज 60 डिग्री। अच्छा, इस पॉइंट से कह रहा है कि इस पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट जो कि टावर के फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे है, वहां से अगर हम टावर के टॉप को देखें, किसको देखें बच्चों, टावर के टॉप को देखें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट पूछ रहा है। तो ठीक है, कंसीडर कर लीजिए एबीसी, लेट एबी द टावर, है ना। एबी क्या है आपका टावर, सी जे पॉइंट, डिस्टेंस एट 15 मीटर फ्रॉम द टावर, है ना। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ए बी आपका हाइट हो गया टावर, ए बी द टावर, या फिर आपको फाइंड क्या करना है, ए बी तो फाइंड करना है ना, आपको ए बी फाइंड करना है। तो बन क्या रहा है बच्चों, बन क्या रहा है, ट्राइंगल ए बी सी एक बन रहा है। क्या बन रहा है आपके यहाँ पे, आपके पास ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है, बना ना ट्राइंगल ए बी सी। चूंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम कंसीडर किए, है ना, अब डिस्टेंस लिख लो, बीसी का डिस्टेंस है 15 मीटर, सभी मेंशन हो कर लेना चाहिए। और एंगल सी यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में बात करें बच्चों, तो फिगर बन गया आपका, फिगर बन गया, आप 75% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फिगर बन गया, 75% क्वेश्चन सॉल्व किए, ये थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, बीसी दिया हुआ है, ए बी निकालना, हाइट ऑफ द टावर निकालना ना, बीसी दिया हुआ है और हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ए बी क्या करना बच्चों, निकालना है। अब एक बताओ, 90 डिग्री सामने होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का कोई यूज है यहाँ पे, कोई यूज नहीं है। यूज किसका है, यूज है सर हमको ये चाहिए और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बच गया जो बेस, बच गया जो बेस, तो ये हमारा हो गया बेस।
हाइपोटेनस का काम नहीं है, इसको बोलेंगे आप घर जाइए फिलहाल। हमें काम किसका है, हमें काम है परपेंडिकुलर का। क्यों? क्योंकि हमको इसका हाइट चाहिए और हाइट इसका परपेंडिकुलर ही बताएगा। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बेस है, यानी बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमें चाहिए। बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर चाहिए, कौन बताएगा? पी और बी में रिलेशनशिप कौन बताता है? हाइपोटेनस का काम है नहीं, सिर्फ हमें पी और बी का काम चाहिए। तो पी और बी में रिलेशनशिप कौन बताता? तो कहेगा सर tan बताएगा या फिर cot बताएगा, क्योंकि tan p अपॉन बी और cot b अपॉन पी, ये होता है ना। दोनों में से किसको ले लीजिए? tan को ले लीजिए। सब लोग बच्चे tan को ही ज्यादा यूज लेते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादा यूज टू है। cot से ज्यादा यूज किसका हो रहा है? tan का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा इक्वल टू p अपॉन बी होगा। तो tan यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल C, tan C, क्योंकि यहाँ पे C पे हमारा एंगल बन रहा है, C पे ना एंगल बन रहा है। तो tan C का जो वैल्यू होगा वो होगा AB अपॉन BC। बस यही तो सोचना था बच्चों कि रिलेशन कौन क्रिएट कर रहा है। रिलेशन हमें P चाहिए और B दिया हुआ है, बस यही देखना है। थीटा सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस हमारा दिया हुआ था। P और B में हमको रिलेशनशिप चाहिए। P और B में रिलेशनशिप देगा tan थीटा, tan थीटा लिखेंगे tan C AB अपॉन AC। अब जिसका वैल्यू है उसको वैल्यू पुट करो। tan C, C का वैल्यू 60, AB का वैल्यू, अच्छा AB तो निकालना ही है, AB को रहने देते हैं। BC का वैल्यू 15, tan 60 √3, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या हो गया? 15√3, 15√3 मीटर। मीटर है तो मीटर लिखते हैं, यानी AB का वैल्यू आपके पास क्या है? 15√3 मीटर। अच्छा एक बात और है, अगर बहुत लोग को मन करे है ना कि नहीं सर हम रूट में नहीं रखना चाहते हैं, तो रूट में नहीं रखना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 का वैल्यू क्या था? 1.732, जो आगे वो आपका आंसर हो जाएगा। आपकी मन है। वैसे एक बात आपको हम बता दें कि जब तक आपका क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिख दे कि √3 इक्वल टू, ध्यान दीजिए, √3 इक्वल टू 1.732, जब तक आपको √3 का यूज करने का जरूरत नहीं है। यूज कर लेते हैं वो आपका मन है, यूज कर लेते हैं वो आपका मन है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में अगर √3 का वैल्यू पुट ना करे तब तक उसका जरूरत नहीं है। अगर आप √3 तक ही वैल्यू दे देते हैं तो आपका आंसर सही है। अगर लेकिन आपका वैल्यू दे दिया √3 का तो आपको पुट करना पड़ेगा। अगर √3 का वैल्यू 1.732 दे दिया है तो आपको √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज लीव इट। क्लियर है? अच्छा तो यहाँ तो हम AB का वैल्यू निकाले, हमको तो चाहिए था क्या था? हाइट ऑफ द टावर। तो आप हेंस करके एक लाइन जरूर लिखेंगे, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। अच्छा करके लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में घुस गया है कि सर कॉन्सेप्ट में ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका फिगर बना लेंगे। अगर फिगर बनाने हम बना लेते हैं तो मेरा 75% क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि फिगर ही हमारा बताएगा निकालना क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या बताए थे बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंस देखो यूज आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ रहा है ना, यही तो प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका बच्चों। यह तो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम क्यों इसका कंसीडर करने जाए। हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर कर लेंगे अर्थ पे और ये एंगल को मेजरमेंट कर लेंगे। एंगल मेजरमेंट करने का डिवाइस आता है, एंगल मेजरमेंट कर लेंगे तो एंगल मिल गया, ये मिल गया तो इसका हाइट निकाल लेंगे, है ना। फिजिकली मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चलिए बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को 2 बार रीड कीजिए, है ना। आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप 2 बार इसको रीड कीजिए, है ना। क्या है? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म। अच्छा एक ट्री ब्रेक हो गया स्टॉर्म के कारण, है ना, अक्सर होते ही रहता है ना। एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स, बेंड्स है ये, एच नहीं है, बेंड्स है ना। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ठीक है भाई। The distance between the foot of the tree and the point where the top touch is 8 meter. अच्छा, find the height of the tree. अच्छा height of the tree हमें निकालना है। तो देखो क्या 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 है। सबसे पहले एक हम ट्री को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्री है ना। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको हम किस तरह बना लेते हैं ताकि हमारा इंडिकेशन होते रहे, है ना। टॉप है ये, तो ये ट्री है। हवा आया, ठीक है, हवा आया, स्टॉर्म आया और इसको हमको अगला कंडीशन में क्या कर दिया, यहां से ब्रेक डाउन कर दिया। और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा।
थोड़ा सा अगर हम बड़ा बना दें, इतना बड़ा काफी है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ से, ठीक है। हाँ ऐसे ले लेते हैं, आप समझ जाइएगा इसको। चलिए ठीक है। तो पहले हमारे पास इस तरह से ट्री स्टैंड था ग्राउंड पे, है ना, पहले इस तरह से ट्री स्टैंड था ग्राउंड पे। अब हवा आया और ट्री को तोड़ा, तो ट्री को तोड़ा तो यहाँ से जस्ट कट किया तो बेंड होकर के यहाँ पे गिरेगा ना। जैसे ट्री टूटेगा, जैसे ये आपके पास ट्री है और ये जब उसे टूट जाएगा तो फिर कुछ इस तरह से नहीं टूट जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा कि टूट कर यहाँ से टूट कर ये गिरा, तो यानी जो उसका टॉप वाला पार्ट था वो जमीन पे गिर गया। टॉप वाला पार्ट कहाँ गिर गया बच्चों? जमीन पे गिर गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब क्या क्या है, ए ट्री ड्यू टू अ स्टॉर्म ब्रोकन पार्ट्स एंड एंड सो दैट द टॉप टच द ग्राउंड, है ना, टॉप टच द ग्राउंड। इसका जो टॉप यहाँ में था अब ग्राउंड को टच कर रहा है। ट्री टूटने के बाद जो टॉप ऊपर था, सिर्फ जो ऊपर था वो टॉप कहाँ टच कर रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है। यहाँ से पेड़ टूट गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, ये जो टच कर रहा है ना, अब ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ग्राउंड के साथ टच भी कर रहा है और साथ ही साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अच्छा, डिस्टेंस किसका किसका डिस्टेंस बताया बच्चों? डिस्टेंस किसका किसका बताया डिस्टेंस? फुट ऑफ द ट्री। हाँ, फुट ऑफ द ट्री ये है बच्चों, फुट ऑफ द ट्री ये है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच। अच्छा, फुट ऑफ द ट्री ये, और जहां पे टॉप टच कर रहा है ये, यानी यहाँ का डिस्टेंस बताया है ना। क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द वेयर पॉइंट टच कितना है? 8 मीटर है। कितना बच्चों? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें हाइट निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों? हाइट। तो सबसे पहले हमको टोटल हाइट पूछ रहा होगा ना, यहाँ पे टोटल हाइट पूछा, यानी कि हमको ये पूरा हाइट चाहिए। ये क्या चाहिए बच्चों? हमें ये पूरा का पूरा हाइट चाहिए, पूरा हाइट चाहिए ना। तो सबसे पहले इसको ना कंसीडर करते, पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखो यहाँ पे हमें मान लिया जाए ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो टोटल हाइट हमारे पास क्या होगा? ए प्लस बी ना होगा। पार्ट ए जहां से ब्रेक डाउन हुआ है, पार्ट बी जो यहाँ पे ये सटा हुआ है, इसको मान लेते हैं पार्ट ए पार्ट बी, है ना, पार्ट ए पार्ट बी। तो टोटल हाइट कब होगा? जब बी इस पे खड़ा हो, यानी कि इस तरह से टोटल हाइट होगा। टोटल हाइट आपको चाहिए ए प्लस बी। टोटल हाइट क्या चाहिए बच्चों? ए प्लस बी। ये पेड़ टूटा हुआ है लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में इसका हाइट तो बड़ा ही ना होगा, तो ओरिजिनली हाइट पूछ रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कितना हाइट था, कितना हाइट है ट्री का, यानी कि हमको इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का सम पूछ रहा। तो हमें ये दोनों निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो ए बी को हटाते हुए हम ए बी सी कंसिडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दिए ए बी सी, है ना। अब लिख दिए लेट ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री। यहां से लिखते हैं ए और ये लिखते हैं बी और ये लिखते हैं सी। ए बी क्या हमारा हाइट ऑफ ट्री है और सी हमारा पॉइंट है। सी इज द पॉइंट वेयर ट्री ब्रोकन डाउन, जहां से ट्री क्या हो गया? टूट गया। तो ए बी हमारा पूरा हाइट है और सी से टूट गया, तो फिगर ये बन गया, है ना। ए बी हमारा पूरा हाइट है, ए बी क्या पूरा हाइट है, सी से टूट गया तो ये फिगर बन गया। तो सी इज द पॉइंट वेयर ट्री डाउन और बी इज द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड। ठीक है, ए बी हमारे पास हार्डवेयर टावर हो गया, सी हमारे पास पॉइंट हो गया जहां से टूटा है, और बी हमारे पास क्या हो गया? बी हमारा पॉइंट है जहां पे हमारा ग्राउंड को टॉप ऑफ द ट्री टच कर रहा है, ट्री का टॉप टच कर रहा है। हमें निकालना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए सी, क्योंकि यहाँ पे ए बी हमको निकालना है तो हमको चाहिए ए सी प्लस बी सी। ए बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए बी निकालने के लिए, यहाँ देखिए, ए बी निकालने के लिए चाहिए ए सी प्लस बी सी। हमको ए सी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों? ए सी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अपना ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। ओरिजिनल फॉर्म क्या? ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री। क्या चाहिए बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम आपको पहले बोल देंगे, अगर आप फिगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप फिगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, 75% क्वेश्चन इज द सॉल्व। कैसे? आपको ए बी क्या? थीटा है, 30 डिग्री क्या? थीटा है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, 90 के सामने हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा और बेस दिया हुआ है, थीटा और अगर बेस दिया हुआ है, तो कोई ना कोई तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होगा जो कि परपेंडिकुलर बेस में रिलेशनशिप बताए। अगर उसको हम एंगल दे दे तो,
है ना। आपको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस दिया हुआ है, तो ऐसे बताओ ना पी बाई बी कौन देता है, अरे tan थीटा, पी बाई कौन देता है, tan थीटा। पी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर चाहिए, एसी हमें चाहिए। ये क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है, इसी से ना निकालेंगे। चलिए तो पी बाई बी क्या होता है, tan थीटा। लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो थीटा यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, थीटा यहाँ पे कंसीडर होगा 30 नहीं बी, थीटा कंसीडर होगा बच्चों tan बी। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, ए सी, और बी क्या होगा बच्चों, ए बी, है ना। tan बी tan 30 डिग्री, एसी का वैल्यू, एसी का सर एसी का वैल्यू दिया, एसी निकालना है, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू 8, ये भाई साहब 1/√3 एसी अपॉन 8, यानी कि अगर हम लिखना चाहें, एसी का वैल्यू लिखना चाहें तो ये 8/√3 मीटर पहले लिख देते हैं, है ना। मीटर में बात कर रहे तो 8/√3 मीटर हो गया। अच्छा एसी निकाल लिया, अब हमको बीसी भी चाहिए, हमें बीसी भी चाहिए, तभी ना काम आगे बनेगा, तभी ना हम निकालेंगे। ए प्लस सी हमको निकालना है, ये निकालना है, हमें निकालना है ये पूरा हाइट, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अच्छा बीसी निकालने के लिए, बीसी क्या है बच्चों, बीसी हाइपोटेनस है, बीसी क्या देखो तो हाइपोटेनस है ना। तो बताइए बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, बेस और हाइपोटेनस में कौन रिलेशनशिप बताता है, बेस और हाइपोटेनस में कौन रिलेशनशिप बताता है, cos थीटा, कौन बताता है बच्चों, cos थीटा। तो बेस दिया हुआ हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस क्यों निकालना है, क्योंकि हमको बीसी निकालना है। बीसी क्यों निकालना है, क्योंकि सर बीसी निकालेंगे तभी हाइट ऑफ ट्री पता चलेगा, बीसी निकालेंगे तभी हाइट ऑफ ट्री पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा, थीटा का वैल्यू बी, cos बी यहाँ पे लिख रहे हैं, बी का वैल्यू ए बी, है ना, बेस हमारा ए बी है, एच क्या है, बीसी है। cos बी का वैल्यू cos 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू 8 मीटर, बीसी का वैल्यू नहीं पता, निकालना है। बीसी क्या है बच्चों, निकालना है। तो बताइए cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 8 मीटर अपॉन बीसी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बीसी को अगर इधर लाते हैं तो 8 × 2 यानी कि 16 यहाँ पे लिखो डायरेक्ट, 16/√3 मीटर, है ना। तो अब आपके पास क्या है, ए बी का वैल्यू निकालना है ना। तो ए बी क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी कितना है 8√3, 16√3, आपके पास कितना आ गया 24√3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों आपके पास 24√3 आ गया। लेकिन बचपन में हमें कुछ अच्छे संस्कार सिखाए गए हैं। सबसे पहला संस्कार उसमें क्या था कि बच्चों अगर कोई फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट में आता है तो उसको रूट के हटा दो, मतलब रेशनलाइज कर दो, नीचे में रूट मत रखो, है ना। ये संस्कार में आता है हम लोग का। तो जिसके अच्छे संस्कार होंगे वो तुरंत इसको रेशनलाइज कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, रेशनलाइज कर देगा। मैथमेटिक्स में भी संस्कार होता है, बहुत प्रकार का संस्कार होता है, धीरे धीरे करके हम आपको सब बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम संस्कार अपना अप्लाई करें यानी कि रेशनलाइज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 24√3 है ना, जैसे रूट का कहानी कैंसिल कट आउट, तो 24√3 डिवाइड बाई 3 8 टाइम यानी 8√3 मीटर। क्या है बच्चों 8√3 मीटर। तो उसको हम लिख देंगे, एकदम जरूरी है बच्चों लिखने के लिए, ये भी संस्कार के अंदर है। कुछ लोग का संस्कार यहीं पे खत्म हो जाता है, यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी मेंशन करना जरूरी है और ये भी मेंशन करना जरूरी है कि हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, एकदम मजा आ रहा होगा नहीं पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है बच्चों, फिगर बना देते ही वहीं पे आपका 50-75% क्वेश्चन सॉल्व। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए बच्चों तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका पहले, है ना। क्या स्टेटमेंट, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। अच्छा एक ग्राउंड पे एक टावर है, ठीक है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर, कंपेयरिंग क्वांटिटी लॉन्गर शॉर्टर, सब कंपेयरिंग क्वांटिटी बच्चों पता है ना, यानी 40 मीटर लंबा बोला यानी किसी से किसी कंपेयर करके बता रहा है, किसी किसी क्या कर रहा है, कंपेयर करके बता रहा है। When sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree। अच्छा
देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। समझ में आया आपको? देखिए समझते हैं, है ना, फिगर बनाना है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर सर हाइट एंड डिस्टेंस पे या सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में फिगर बना लिए 75% क्वेश्चन सॉल्व। फिगर बना लिए 75% क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? सॉल्व। क्या कह रहा है यहाँ पे हम देखिएगा, शैडो ऑफ ए टावर, हम ग्राउंड लिए, टावर का शैडो बनाया। तो सबसे पहले कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट 40 मीटर लंबा होगा, शैडो क्या होगा? 40 मीटर लंबा। क्या बोल रहा है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड फॉर्म 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लंबा है। कब लंबा है? कैसे लंबा होगा? 40 मीटर ज्यादा लंबा है, 40 मीटर मोर लॉन्गर। तो 40 मीटर लॉन्गर कब? सन के 30 हो जाता है तब। कब से? 60 से। यानी कि अगर 60 से 30 की तरफ बढ़ता है, 60 से 30 की तरफ बढ़ता है तो 40 मीटर लंबा हो जाता है। अब बोलिए कैसे? तो देखो, आप अगर ये मीनार है या फिर यहाँ पे जो टावर है, सन अगर यहाँ पे होगा, सन अगर क्या होगा? यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे सन ले लेते हैं एक सेकंड के लिए, यहाँ पे सन होगा, इसका शैडो इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ पे सन होगा तो इसका शैडो इस तरह से बनेगा। यानी कि जैसे जैसे सन रोटेट करेगा, हालांकि सन तो रोटेट करता नहीं, रोटेट तो अर्थ करता है, अर्थ रोटेशन के कारण सन का पोजीशन चेंज होता है। तो जैसे जैसे ये हमारा अर्थ रोटेट करेगा, सन का पोजीशन चेंज होगा, सन का पोजीशन चेंज होने से शैडो का लेंथ भी चेंज होगा, है ना। शैडो क्या होगा? लेंथ भी चेंज होगा। अब अपने आप को दिन में देखते तो शैडो अलग, दोपहर में देखते शैडो अलग, शाम में देखते शैडो अलग, अलग अलग हो जाता है ना। शैडो का लेंथ क्या हो गया? चेंज हो गया। तो शैडो का लेंथ चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला? शैडो का लेंथ इस प्रकार चेंज हुआ कि 30 से 30 हो गया था। कब 30 हुआ था? 60 से 30 हो जाता है। क्या होता है बच्चों? जब 60 से 30 हो जाता है तो 40 मीटर बढ़ जाता है। 40 मीटर लॉन्गर कब? 30 हो जाने पे। कहां से? तो 60 से। तो 60 से 30 हो जाने पे ये 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। तो बस इस चीज को बना देना है आपको कि 60 से 30 जाने पे ये 40 मीटर क्या होता है? लॉन्गर हो जाता है। तो पहले मान लिया जाए कि 60 डिग्री का था, अब 60 से 30 पे चला गया डिग्री ना। अब 60 से कहां चला गया बच्चों? 30 पे चला गया। तो 60 से 30 पे चला गया तो 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है बच्चों? 40 मीटर। ये बताइए आपको समझ में? यानी कि आप गलती से यहाँ पे 30 यहाँ पे 60 मत लीजिएगा और ये 40 यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि 40 मीटर बढ़ जाता है कब? जब 30 पे पहुंचता है तब। 30 पे पहुंचता है तब। कहाँ से पहुंचता है 30 से? तो 60 की तरफ से पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है? 60 की तरफ। तो 60 की तरफ से पहुंचता। तो ये बना आपका फिगर। कोई अगर सर थोड़ा और शॉर्टकट बताइए ना समझने के लिए, तो शॉर्टकट बताने के लिए ये है, देखो टावर है, ठीक है ना, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। आपको कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे 30 पुट करें कि यहाँ पे 60 पुट करें, तो ध्यान दीजिए जो परपेंडिकुलर के जितना नजदीक होगा उस एंगल का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जो परपेंडिकुलर के लाइन के नजदीक होगा उस एंगल का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा नजदीक है, ये लाइन ज्यादा नजदीक है कि ये लाइन ज्यादा नजदीक है? ऑफ कोर्स ये लाइन ज्यादा नजदीक है, तो जो ज्यादा नजदीक है उसका वैल्यू ज्यादा, यानी 60 डिग्री यहाँ पुट होगा। अगर इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि एकदम एक एक लाइन, तो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन समझना। गलती से आप यहाँ 30 60 60 30 की दिक्कत है। तो अगर आप इस मेथड से नहीं क्वेश्चन समझे तो इस मेथड को समझिए। सर जी बताए हैं, गुरु जी बताए हैं कि अगर यहाँ पर 30 होगा 60 होगा, क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर लाइन के नजदीक होगा वो एंगल हमेशा बड़ा होगा। जो परपेंडिकुलर लाइन के नजदीक होगा वो एंगल हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये बड़ा हो गया, ये 60 बड़ा हो गया, 30 छोटा हो गया। अच्छा, दूसरा बात बोला 40 लॉन्गर है, तो 40 मीटर लॉन्गर, तो आराम से ये कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो कंपेयर कैसे किया होगा? यानी पहले से कोई क्वांटिटी आया होगा, तो पहले से ये शैडो आया होगा तब ना, ये पहले आया होगा, ये शैडो पहले आया होगा, ये शैडो बाद में आया होगा। कंपेयरिंग क्वांटिटी हम बिना फिगर देखे हुए, मतलब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किए हुए, हम यहाँ पे सिर्फ इससे और इससे फिगर बना रहे हैं। बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े हुए हम इससे और इससे फिगर बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री बना दिए। 40 मीटर लॉन्गर बनाना है, तो लॉन्गर बनाने यानी पहले ये आया होगा और उसको 40 मीटर ज्यादा, यानी कि 40 मीटर लॉन्गर ये हो रहा होगा, है ना। एक तो हम फिगर पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाए, एक तो हम बिना फिगर पढ़े हुए फिर उसका। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नेमिंग कर दे, है ना, A B C D, है ना। सबसे पहले क्या कर ले बच्चों? इसका नेमिंग कर ले। तो एक लेट हमारे पास क्या हो गया? लेट AB इज हाइट ऑफ द टावर। ये भी हमारे पास क्या आ गया? टावर का हाइट आ गया, है ना। ये भी हमारे पास टावर का हाइट आ गया। और पॉइंट C हमारे पास क्या है? एंगल, सन एंगल कितना है? सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, और पॉइंट D पे सन एल्टीट्यूड कितना है बच्चों?
30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या था 40 मीटर, ठीक है। तो ए बी द हाइट ऑफ द टावर हो गया। पॉइंट सी पे हमारा सन एल्टीट्यूड क्या हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, एंड पॉइंट डी पे सन एल्टीट्यूड क्या हो रहा है बच्चों 30 डिग्री हो रहा है। तो अब एक बात याद करो, हम आपको बताए थे जब भी आपके पास दो ट्रायंगल बनेगा, जब भी आपके पास क्या बनेगा दो ट्रायंगल, बेसिकली इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो 3 ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। लेकिन हमको दिख कौन रहा है, दो ही ट्रायंगल। क्यों देखेंगे दो ट्रायंगल को, सर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो हम उसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे जिसमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना हो। जिसमें कौन सा ट्रायंगल बना हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बना हुआ है और ए बी डी में बना हुआ है। किसमें किसमें बना हुआ है बच्चों, ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और ए बी डी में राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ उसी को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल से बना हुआ दो ट्रायंगल है, ए बी सी और ए बी डी, और उसी में हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अब देखना क्या है कि हमें इसमें जरूरत किसका है, किसका किसका नेसेसरी हो सकता है। यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका तो दिया हुआ है 5 साइड, इसका वैल्यू दिया है, बीसी की जरूरत है, बीसी की जरूरत है या नहीं, तो बीसी की जरूरत है क्योंकि इसी से इसको कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर जो 40 मीटर किए हैं वो बीसी से किए, तो बीसी की तो वैल्यू कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं बीसी इक्वल टू एक्स, है ना। लेट बीसी इक्वल टू एक्स मीटर, है ना। बीसी हो गया। एबी की जरूरत है, एबी जरूरत नहीं ना है, अरे जरूरत है, अरे एबी तो हाइट ऑफ द टावर है, एबी की तो जरूरत है ही है, एबी का तो जरूरत है ही आपको, क्योंकि एबी क्या आपके पास हाइट ऑफ द टावर है, टावर का हाइट है, तो इसको तो जरूरत ऐसी भी हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, और किसी का जरूरत, एसी की जरूरत है, एसी की जरूरत तो नहीं है हमें, कोई खास जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। अभी हमें इसका जरूरत है और इसका जरूरत है, यानी 2 रेशियो मिल गया ना, 2 रेशियो मिल गया तो हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 2 साइड का जरूरत और एक एंगल, 2 साइड नेसेसरी होना चाहिए और एक एंगल नेसेसरी होना चाहिए, तभी हम उसमें लगा सकते हैं। तभी ना कुछ कहेंगे, जैसे कर दिए हम sin थीटा कर दिए P अपॉन H, यानी कि 2 साइड और एक एंगल सबसे पहले आपको जरूरत है, तो 2 साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, जरूरत है, हम वहां से काम स्टार्ट करेंगे। फिर जिसका जैसे जरूरत पड़ेगा वो काम करेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगा वो काम करेंगे। तो अब आपको बताएं थे बच्चों, अगर एक ट्रायंगल में 2 फिगर बन जाए तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन है, छोटा ट्रायंगल कौन है, एबीसी। लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, तो एबीसी में अगर हम कंसीडर किए क्या tan ही ना कंसीडर करेंगे, P अपॉन बी, तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। ज्यादा आपका हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा का यूज होता है, ज्यादा किसका यूज होता है बच्चों, tan थीटा का यूज होता है। तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, तो थीटा की जगह पे हम C लिखते हैं, P की जगह पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर AB और बेस आपके पास क्या हो गया BC, tan C 60 डिग्री, AB का वैल्यू पता नहीं, AB को AB रहने देते हैं, और BC का वैल्यू x, √3 AB अपॉन x, AB का वैल्यू √3x, कोई दिक्कत, AB का वैल्यू क्या होगा बच्चों, √3x आ गया। इसका जो वैल्यू आ गया वो हम लिख सकते हैं इसके लिए √3x आ गया। चलिए, छोटा ट्रायंगल का काम यहीं पे समाप्त हुआ। अब बड़ा ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल बच्चों, बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कौन बना, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, कौन ट्रायंगल बना बच्चों, ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी की अगर बात किया जाए और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक सेकंड के लिए हम इसको भूल जाएंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम ए बी डी कंसीडर किए, हाइपोटेनस लेना नहीं है, ये दोनों हमारा दिया हुआ, इसी को लेते हैं, यानी tan थीटा P अपॉन बी। tan थीटा क्या होगा बच्चों, P अपॉन बी, tan थीटा की जगह पर tan D, P की जगह पे परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और बेस, बेस आपका पूरा हो जाएगा, पूरा बेस हो जाएगा BD। थीटा के सामने आप ले रहे हैं, थीटा की जगह पे ले रहे हैं D, अब अगर D लिए थीटा तो इसके सामने परपेंडिकुलर AB, अब बेस हमारे पास क्या हो जाएगा BD, तो हम BD लिख दिए। अच्छा, BC लिख दिए, यहाँ पे BD लिखो, क्या बच्चों BD, है ना, बेस हमारा जो BD, सबका वैल्यू पुट करें, D का वैल्यू 30 डिग्री, पुट करो 30 डिग्री, AB का वैल्यू √3x, BD का वैल्यू x प्लस 40, पूरा डिस्टेंस लिखेंगे ना, BD का जो वैल्यू है वो इन दोनों का सम होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। तो BD हमारा BC प्लस CD दोनों, तो 40 प्लस x। अब इसको सॉल्व करते हैं,
1/√3 x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम का कोई चीज होता है, मल्टीप्लाई हो गया 3x, ये भाई साहब इधर चला गया 3x माइनस x यानी कि 40 इक्वल टू 2x यानी कि x इक्वल टू 20। हमारे पास x का वैल्यू कितना है बच्चों 20। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल किए, हमारा कहानी खत्म। एक तो सबसे पहले फिगर बना लिए, सबसे पहले क्या किए बच्चों फिगर बना लिया, हमारा 70% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। उसके बाद जैसे देखिए कि 2 ट्रायंगल वाला फिगर है तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कर दिए। छोटा ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है रिलेशनशिप मिलता है, ये ध्यान रखना सर छोटा ट्रायंगल क्यों करते हैं, तो छोटा ट्रायंगल से हमें मिलता है रिलेशनशिप। क्या मिलता है बच्चों रिलेशनशिप, ए बी का रिलेशनशिप मिल गया, रिलेशन मिल गया, और वही रिलेशन हम लोग बड़ा ट्रायंगल में पुट कर देते हैं। वही रिलेशन क्या करते हैं बड़ा ट्रायंगल में पुट करते हैं। जैसे ए बी था तो एक जगह पर √3x पुट कर दिए, तो x का वैल्यू आया 20, लेकिन हाइट क्या है हमारा ए बी है, हाइट ए बी है ना, ए बी हमारा √3x है ना, √3 × 20 यानी हम लिख सकते हैं ए बी को 20√3। क्या लिख सकते हैं बच्चों 20√3 मीटर, तो मीटर लिखिए। अच्छा हेंस संस्कार है ना सब में, तो हेंस मैथमेटिक्स संस्कार, देखो नॉर्मल संस्कार माइनस वाला संस्कार अलग होता है, हम मैथमेटिक्स वाला संस्कार की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में संस्कार क्या है कि आप जो आंसर निकाले हैं उसको लिखिए। क्या पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज हाइट ऑफ द टावर इज कितना है, अच्छा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है ना, किसी को समझने में कोई खास परेशानी नहीं है।